Good morning, dear students. So, students, in today's class we continue with the topic Viceroy of India. So, students, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट किया था। और जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। लॉर्ड कैनिंग के बाद स्टूडेंट्स आगे जो नेक्स्ट वाइसरॉयज आए उनके बारे में हम आगे समझते हैं। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जो था स्टूडेंट्स, इसका टाइम पीरियड था 1862 से 63। इसके टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ हुई थी, वहाब मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स वहाब मूवमेंट क्या थी? वहाबीज़ कहा जाता था, वहाब मूवमेंट कहा जाता था। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपनी एक रिलीजियस मूवमेंट चलाई थी, उसको वहाब मूवमेंट नाम दिया गया था। तो इस रिलीजियस मूवमेंट को लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे सप्रेस कर दिया गया था। ठीक है जी। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट इसलिए है, इसके बाद एक और भी आएगा आगे। ठीक है। तो नेक्स्ट था सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के बाद आया था। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1864 से लेके 69, 1864 से लेके 1869 के बीच में। लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो था, इसके टाइम पे हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। हाई कोर्ट्स जो ऑलरेडी बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में तो थी ही, इसके अलावा बाकी की प्रोविंसेस में भी हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है जी। सो हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ठीक है, एंड अदर प्रोविंसेस। नेक्स्ट इसके टाइम पे एक वॉर हुई थी भूटान के साथ, वॉर विद भूटान इन 1865। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मायो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किसके टाइम पर फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस हुआ था। स्टूडेंट सेंसस का मतलब क्या होता है? जिसमें जनगणना कराई जाती है कि कितने इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से मेल एंड फीमेल की रेशियो कितनी है, कितने लोग लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, ये सब कुछ सेंसस का पार्ट होता है। ठीक है। तो ये जो सेंसस होता है बेसिकली स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हर 10 साल बाद करवाती है। ठीक है। अभी तक जो भी आप एग्ज़ाम्स में आप सेंसस पढ़ते हो, कई बार पूछ लेते हैं कि किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन या लिटरेसी रेट, वो अकॉर्डिंग टू सन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट सेंसस जो है वो 2021 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करेगी साल के एंड में। ठीक है जी। सो लॉर्ड मायो जो था स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इसके टाइम पर एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है। 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था एंड विच वाज डन इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में। उस टाइम भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड मायो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ही इस्टेब्लिश राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज इन अजमेर। तो इसने 2 कॉलेजेस भी बनाए थे। ठीक है। 2 कॉलेजेस ओपन हुए थे इसके टाइम पे। एक तो था जी राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में, दूसरा मायो कॉलेज अजमेर में। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो कॉलेजेस बनाए गए थे ये स्पेशली प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे आगे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ये कॉलेज बनाए थे। ठीक है। मायो कॉलेज आज भी है, बहुत फेमस कॉलेज है। ठीक है। और राजकोट कॉलेज, ये दोनों कॉलेज जो है लॉर्ड मायो ने बनवाए थे। नेक्स्ट लॉर्ड मायो के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया था, नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड क्या है? 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थब्रुक स्टूडेंट्स, इसके टाइम पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कुक्का रिबेलियंस इन पंजाब लेड बाय राम सिंह। नामधारी जो थे जिन्होंने नामधारी मूवमेंट चलाई थी। ठीक है जी। और कुक्का रिबेलियन हुआ था। ठीक है। कौन लीड कर रहे थे? राम सिंह जी, बाबा राम सिंह जी। ठीक है जी। जो कि नामधारी मूवमेंट या फिर कुक्का आंदोलन के, कुक्का मूवमेंट के फाउंडर भी थे। क्लियर। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ से बस यही पूछा जा सकता है कि कुक्का आंदोलन कब हुआ था, उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था, और कुक्का आंदोलन किसने किया था। ठीक है जी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन। ठीक है। एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है वैसे, लॉर्ड एल्गिन का नहीं क्वेश्चन आया, ना ही कभी जॉन लॉरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार लॉर्ड लिटन पे आ रखा है, कुक्का आंदोलन पे पूछा हुआ है,
और लॉर्ड मायो पे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और लॉर्ड लिटन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ऐसा वाइसरॉय था जिसके टाइम पे ही पास्ड आर्म्स एक्ट इन 1878। स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने आर्म्स एक्ट कानून बना दिया। उस आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के पास विदाउट लाइसेंस्ड वेपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हो कि गैर लाइसेंस वाला जो हथियार है, वेपन है, वो किसी भी पर्सन के पास अगर मिल गया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसे जेल हो सकती है, जो कि आज भी कानून बने हुए हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इसने लगाया था 1878 में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट? स्टूडेंट्स, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था बेसिकली लॉर्ड लिटन कहता कि इंडिया में जो लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो भी लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं, उसमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या छापा जा रहा है, लोगों तक क्या मैसेज पहुंच रहा है, वो अंग्रेज़ों को थोड़ी ना पता है। तो कहता है इसलिए हमारे ख़िलाफ़ कोई भी अपनी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़ सर्कुलेट ना करे, उसके कारण उस चीज़ के लिए इसने एक कानून बना दिया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। सो इस वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग सारे लोकल लैंग्वेज वाले जो अखबार थे, ठीक है जी, आप कह सकते हो जो अपनी मदर टंग वाले जो न्यूज़पेपर थे वो सारे बैन हो गए, सारे बंद हो गए। सिर्फ इंग्लिश में जो अखबार प्रिंट होता है वही मार्केट में मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट, ही लोअर द मैक्सिमम एज ऑफ ICS 21 to 19। इसने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की एज घटाकर 21 से 19 कर दी। ठीक है, पहले ये था कि 21 साल वाला एग्ज़ाम दे सकता था, अब 21 से घटाकर 19 कर दी। ठीक है, एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फेमाइन कमीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसके टाइम पे इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिससे कि बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण, ठीक है जी, लोगों की डेथ हो रही थी। और इसने उस टाइम पे फेमाइन कमीशन बिठाया अंडर स्ट्रेचे। इसको स्ट्रेचे कमीशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आएगा कि स्ट्रेचे कमीशन किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड लिटन। स्ट्रेचे कमीशन किस चीज़ के लिए बैठा था? फेमाइन के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो आफ्टर दैट डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट इसने पास किया था। डेक्कन मीन्स दक्षिण भारत, डेक्कन मीन्स साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में अच्छी रेनफॉल नहीं हुई, अच्छी बरसात नहीं हुई। ठीक है जी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस रीजन में मान लो अगर अच्छा मानसून नहीं आया, क्योंकि पहले पुराने टाइम पे लोग मानसूनल रेनफॉल पे ही डिपेंड रहते थे। ठीक है, जिसके कारण कि डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट इसने पास किया, बनाया। और इसने और बहुत अच्छा काम किया। एक कहता है जी, पास रॉयल टाइटल एक्ट, और क्वीन विक्टोरिया को हम केसर हिंद का टाइटल देते हैं। इसने एक रॉयल टाइटल एक्ट पास किया। टाइटल एक्ट मतलब कि जैसे सम्मान के लिए हम किसी को, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, नवाब, किसी को राय बहादुर, किसी को कुछ ऐसे टाइटल दे दिए जाते हैं। तो इसने एक ऐसा टाइटल, एक ऐसा एक्ट पास किया जिसमें कि क्वीन को टाइटल दिया गया केसर हिंद का। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन का जो इम्पोर्टेंट बड़ा फेमस क्वेश्चन है वो ये है जी, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, कि कोई भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट होता है उसको बैन कर दिया जाए। ठीक है, हमें क्या पता कि आप मलयालम में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में या पंजाबी में क्या दिखा रहे हो, उर्दू में क्या प्रिंट होके आ रहा है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों तक क्या मैसेज पहुंच रहा है, हमें क्या पता। ठीक है, इस चीज़ के लिए इसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है पास किया था, जिसमें कि सारे लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया था। देन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो एज है वो 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, वैसे पता होना चाहिए। फेमाइन कमीशन आया था इसके टाइम पे, जिसमें अंग्रेज अफसर स्ट्रेचे जो है वो भारत आया था, जिसको स्ट्रेचे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो फेमाइन के लिए बैठा था। ठीक है, डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट इसके टाइम पे पास किया गया था, और रॉयल टाइटल एक्ट जो है, जिसमें कि क्वीन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, ठीक है, उसको केसर हिंद का टाइटल दिया था क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक पॉइंट। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स।
हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। लॉर्ड रिपन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला तो क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा गया है। लॉर्ड रिपन इकलौता ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है और जिसने इंडियंस के लिए थोड़ा सा सोचा था, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ जितने भी ब्रिटिश वाइसरॉयज़ हुए हैं उन सब ने ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, उनके ऊपर कोई ना कोई बैन लगा देना, ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट पास कर देना जिसके कारण कि टोटली आप कह सकते हो कि सिटीजन्स के कोई फंडामेंटल राइट थे ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, रिपेल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस पर्सन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने ख़त्म किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर इज़ लॉर्ड रिपन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लिटन से याद रखो, लॉर्ड लिटन ने लगा दिया, लागू कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और रिपन ने हटा दिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया 1881, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने पढ़ा था जी लॉर्ड मायो के टाइम पे पहली बार सेंसस हुए थे 1872 में, लेकिन फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियल मीन्स जिसका कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है, जिसका रिकॉर्ड आज भी मिल जाएगा। ऑफिशियल क्या होता है कि सरकार के पास डाटा जो है फाइलों में आज भी पड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है हमें कब से मिलता है, सेंसस ऑफ इंडिया का 1881 से। तब से लेके आज तक हर 10 साल बाद सेंसस होता रहा है, ठीक है। जैसे 81 को हुआ, फिर अगले 10 साल 1891 को, फिर उससे अगले 10 साल 1901 को, 1911 में, 1921 में, ऐसे ही करते करते 2011 में सेंसस हुआ, जिसका डाटा आज भी आप देखते हो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो 2021 में होगा, ठीक है। तो 2021 एंड तक जो है गवर्नमेंट डाटा रिलीज़ कर सकती है सेंसस का, जिसमें डेमोग्राफी, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, मेल फीमेल की रेशो कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, ठीक है, देन लिटरेसी कितनी, कहाँ पर कितनी लिटरेसी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, मेल फीमेल में कितनी है। तो ये सारा जो ऑफिशियल डाटा है ये गवर्नमेंट के पास सेव रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आज भी ये आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881 में। ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। और किसके टाइम पे हुआ था ये भी पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। वैसे स्टार्ट किसने किया था, लॉर्ड मायो ने, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली किसके टाइम पर होला, लॉर्ड रिपन के। क्लियर। नेक्स्ट इज फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट केम इन 1881, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फैक्ट्री एक्ट है वो क्यों लाया जा रहा है, ताकि जो लेबर्स की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। लाइक लेबर्स के जो राइट हैं, लेबर्स के साथ कोई इनजस्टिस ना हो, ठीक है, उस चीज़ों को लेके, उन चीज़ों को लेके जो है इसके ऊपर भी उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो सोच रही थी। उसका जो वाइसरॉय था लॉर्ड रिपन, वो इतना कुछ सोच रहा था इंडियन फैक्ट्री एक्ट्स को लेके, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है लॉर्ड रिपन को। अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म, इसके टाइम पर हंटर कमीशन बैठाया गया था, जो किस चीज़ के लिए था, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, ठीक है। मींस एजुकेशन को और हमने कैसे डेवलप करना है, यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादा ओपन करनी है। तो इसके टाइम पे जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात हुई थी, उस चीज़ का फाउंडेशन शुरू हो गया था, ठीक है जी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके बाद इसको इंडिया से वापस भेज दिया था ब्रिटेन, इंग्लैंड। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बहुत बार पूछी जाती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा कि इल्बर्ट बिल जो है किसके टाइम पर हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, और जो इल्बर्ट था ये इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है जी। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, इसने एक ऐसा बिल पास करने की कोशिश की कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश जज ही ना नियुक्त हों, इंडिया में सिर्फ अंग्रेज़ जजों को ही ना नियुक्त किया जाए हाई कोर्ट्स में,
सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में इंडिया में इंडियन जजेस को भी नियुक्त करने का मौका मिलना चाहिए, मतलब कि इंडिया में इंडियन जजेस को भी नियुक्त करने का हमें अवसर देना चाहिए। तो ये इसने जो है ये पास किया। अब जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, कंट्रोवर्सी क्यों हुई? ये बिल जब इंग्लैंड गया पास होने के लिए, वो कहते जी ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर इंडिया में इंडियन जजेस को भी नियुक्त करने लग गए, हम जजेस की पोस्ट पे अगर इंडियंस को बिठा दिया तो वो लोग तो जो फैसला है वो अपने पक्ष में ही सुनाएंगे, अपने फेवर में ही जो है डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इस करके लॉर्ड रिपन को फटाफट वापस बुलाओ, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि ये और भी ज़्यादा इंडियंस के लिए कुछ और अच्छे काम कर दे, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन के बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड था जी लॉर्ड डफरिन का। इसके बाद ये जाता है, फिर अगला वाइसरॉय आता है लॉर्ड डफरिन। टाइम पीरियड है 1884 से 88 तक। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पर जो एज इट इज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एनडीए में क्वेश्चन आया है ये वाला बहुत बार, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। उस टाइम पर इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और नेशनल कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी? रिटायर्ड ऑफिसर था, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर सर A.O. ह्यूम, ठीक है जी, एल्विन ऑक्टेविन ह्यूम। A.O. ह्यूम ने जो है कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन की थी। और उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉर्ड लैंसडाउन, इसके नाम पर शहर भी बसाया गया, ठीक है, मसूरी से आगे लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो था स्टूडेंट्स, इसके टाइम पे फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 आया था। 1891 में फैक्ट्री एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किया, लाइक जिसमें कि फैक्ट्री में मिनिमम वेज एक्ट आ गया, ठीक है। और जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनके लिए फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम होना चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर 8 आवर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो फैक्ट्री के कुछ नियम होते हैं वो सभी फैक्ट्रियों में लागू होने चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट जो है लॉर्ड लैंसडाउन ने पास किया था। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ड्यूरेंट कमीशन अपॉइंट किया गया था। अंग्रेज का नाम है, इसी के नाम से ड्यूरेंट लाइन भी पड़ गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। ड्यूरेंट लाइन जो है ये किसके किसके बीच में है स्टूडेंट्स? ये इंडिया और अफ़गानिस्तान, ठीक है। सो अपॉइंट हुआ था 1893 में ड्यूरेंट कमीशन, जो कि बाउंड्री लाइन थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। मतलब कि ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी, जो बॉर्डर था, उस बाउंड्री लाइन का नाम क्या था? ड्यूरेंट लाइन। कमीशन का नेम क्या था? ड्यूरेंट कमीशन, ठीक है। तो ड्यूरेंट कमीशन बैठा था किस चीज़ के लिए? इंडिया और अफ़गानिस्तान में बाउंड्री या बॉर्डर बनाने के लिए, आप जो भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन सेकंड का टाइम पीरियड है 1894 से 99 के बीच में, ठीक है जी। लॉर्ड एल्गिन सेकंड के टाइम पे संथाल अपराइजिंग, जो हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़े थे, ठीक है जी, संथाल अपराइजिंग 1899 में हुआ था। मुंडा अपराइजिंग भी हुआ था 1899 में, ठीक है, जो बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और लॉर्ड एल्गिन सेकंड के टाइम पे प्लेग स्प्रेड हो गया था पूरे बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में सिचुएशन क्या हो गई थी कि प्लेग फैल चुका था। प्लेग भी एक किस्म की बीमारी होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। और आप ये कह सकते हो एयर कॉन्टैक्ट डिजीज़ है, ठीक है, छूने से फैलता है जो। तो प्लेग फैला, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने जो है कमीशन बिठाया बाद में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए। लॉर्ड रिपन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन का पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरेंट कमीशन किसके टाइम पे आया था और ड्यूरेंट लाइन किसके किसके बीच में है। इट्स बाउंड्री लाइन बिटवीन, ठीक है। आज की डेट में जो इंडिया, जहाँ पर ड्यूरेंट लाइन है, वो इंडिया का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन जो है अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। टेक योर टाइम, अच्छी तरीके से सारे पॉइंट आप देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट इज़ लॉर्ड कर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स।
लॉर्ड कर्जन के बारे में हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे उसके टाइम पे क्या क्या एक्ट पास हुए थे। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से लेकर 1905 के बीच में। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया था, ठीक है। पुलिस कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है जी। तो मतलब कि पुलिस के रिफॉर्म्स के लिए बेसिकली पुलिस कमीशन क्यों बिठाया जा रहा है, पुलिसिंग के रिफॉर्म के लिए कि क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या हमें लाइक कैसे जेल्स डेवलप करनी है, ठीक है, कैसे हमने इंडिया में जेलें बनानी हैं और जो कैदी हैं, ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ हमने उनको कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, उन क्या क्या एक्ट बनाने हैं पुलिस के लिए। तो वो एंड्रयू फ्रेजर के अंडर जो है लॉर्ड कर्जन ने पुलिस कमीशन अपॉइंट किया था इन 1902, ठीक है जी। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वाज पास इन 1904, ठीक है। इसके टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया गया था 1904 में। मतलब कि इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन को पूरे इंडिया में स्प्रेड करना, ठीक है, प्रोविंसेस में, स्टेट्स में जो है यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करना। नेक्स्ट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब हुई थी? एज इट इज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, जिसमें कि बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट थी। ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्लस जो आज की डेट में बांग्लादेश है, ये सारा का सारा बंगाल हुआ करता था। लगभग पूरा आप कह सकते हो कि आधा हिंदुस्तान, आधा भारत जो है वो बंगाल था। तो बंगाल को इसने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दी, ठीक है जी। कहता जी इतनी बड़ी स्टेट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 16 अक्टूबर 1905 में। क्या सब ओरिजिनल कारण क्या था उसका? मेन असली कारण था कि बंगाल में सबसे ज़्यादा स्वदेशी मूवमेंट चलाए जा रहे थे। बंगाल में ही सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया खिलाफ कंपनी खिलाफ जो है वहाँ के लोग थे। वो चाहते थे कि हमारा जो सारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, हमारा जो ट्रेड है, अंग्रेज़ों ने रूइन कर दिया है, ठीक है, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, उसको हमने दोबारा डेवलप करना है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुके थे मतलब कि बंगाल में, जिसके खिलाफ ये क्या करता है जी? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देता है। पास्ड एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट इन 1904, ये एक और एक्ट पास करता है। जो भी ऐतिहासिक इमारतें, एंशिएंट मोनूमेंट्स किसे कहा जा सकता है स्टूडेंट्स? जैसे हम कह सकते हैं लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है जी, कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एंशिएंट मोनूमेंट्स हो गए। या आप कह सकते हो किला मुबारक है, ठीक है। या आप कह सकते हो सन टेम्पल है उड़ीसा में, जिसको कोणार्क टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी आप कह सकते हो कि पुराने आर्किटेक्चर्स जो हैं, एंशिएंट मोनूमेंट्स जो हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए इसने एक एक्ट पास किया, जिसके ऊपर कि गवर्नमेंट हर साल जो है अपने बजट में से फंड एलोकेट करेगी, ठीक है। उनके आप कह सकते हो कि उनको बचा के रखने के लिए, कहीं पर उनकी कोई चीज़ ख़राब हो गया उसको मरम्मत करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो है इसने एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट पास किया था। नेक्स्ट इज़ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज पास्ड एस्टैब्लिश इन दैट ईयर, और इसने एक और डिपार्टमेंट बनाया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे कि जिन लोगों का काम होता है, जो भी पुरानी ऐसी जगहें हैं, ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर जाके खुदाई करना, खुदाई में कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, फिर उससे ये पता लगाना कि वो चीज़ आज से कितने हज़ार साल पुरानी है, उसका क्या कनेक्शन रहा है इंडिया से, इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पुराने ज़माने की क्या कनेक्शन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे डेवलप हुई, ठीक है। तो इस तरीके से लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था 1899 से 1905 के बीच में था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है जी। लॉर्ड मिंटो सेकंड का टाइम क्या था? 1910 से 1916 के बीच में, 1910 से लेके 1916 के बीच में। अब जो लॉर्ड मिंटो था, इसके टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैल रही थी, ठीक है। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सूरत सप्लीशन, जो हमने डिटेल में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में,
ठीक है। सूरज सप्लीशन क्या था हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सूरज सप्लीशन कब हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूरज सप्लीशन कब हुआ था ये हमको पता होना चाहिए। अब सूरज सप्लीशन बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट होता है कांग्रेस पार्टी के लिए जब कांग्रेस डिवाइड हो जाती है बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक कर लेंगे। यहाँ पे 1906 से लेके 1910, 1906 से लेके 1910 के बीच में था लॉर्ड मिंटो का टाइम, ठीक है। 1905 तक लॉर्ड कर्जन, फिर 1906 से लेके 1910 के बीच में लॉर्ड मिंटो का टाइम था। अब लॉर्ड मिंटो के टाइम पे 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अंग्रेज़ कहते कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो हिंदुओं की पार्टी है, उसने तो मुस्लिम्स के लिए कुछ करना नहीं है, तो मतलब यहाँ पर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। तो कहते जी इसलिए जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने लिए अलग पार्टी बनाए, तो उनकी पार्टी का नेम था मुस्लिम लीग, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पास किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था स्टूडेंट्स? बेसिकली जिसमें कि इंडियन काउंसिल एक्ट में सेपरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए वो अपना अलग से राजनेता इलेक्ट कर सकते हैं, अपना अलग राजनेता चुन सकते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम को ही वोट डालेंगे, जो हिंदू लोग हैं वो सिर्फ हिंदू को वोट डालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे किस चीज़ की राजनीति होगी? इससे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पैदा होगी। तो मतलब कि फूट डालो राज करो, ठीक है। जो सेम अपनी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो अगर सेम बंदे को वोट डालेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा? लोगों में डिफरेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उस टाइम पर अंग्रेज इंडिया में कर रहे थे। नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंग। स्टूडेंट्स, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड कितना? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड टाइम पीरियड क्या था? 1910 से लेके 1916 के बीच में। ट्रांसफ़र कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। पहली बार दिल्ली जो है देश की कैपिटल बनती है 1911 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर दिल्ली जो है पहली बार देश की कैपिटल बनी थी। उससे पहले तक, अब तक जो है आप कह सकते हैं 1911 से पहले तक कोलकाता जो थी, ठीक है, कलकत्ता आप कह सकते हो, वही कैपिटल थी देश की, वही मेन राजधानी थी अंग्रेज़ों की भी और कंट्री की भी, ठीक है। 1912 में बिहार, उड़ीसा एंड ये दोनों सेपरेट हो गए थे बंगाल से, ठीक है जी। तो मतलब कि 1912 में बिहार को और उड़ीसा को अलग राज्य, अलग स्टेट बनाया जाता है। किसके टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से कब? 1915 में। तो 1915 में 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, बहुत धूमधाम से उनका स्वागत होता है, ठीक है। इस वर्ष को 2015 में जब 100 साल पूरे हो गए थे, 1 सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया था, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी लेकर आई थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाना शुरू हुआ है? गांधी जी जब भारत आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो फॉरेनर, जो हम कह सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडियन भारतीय मूल के निवासी, ठीक है, जो इंडियंस रह रहे हैं, जो वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर आप कह सकते हो अपने बिजनेस वेंचर्स चला रहे हैं, तो उनको इंडिया में गवर्नमेंट बुलाती है कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में अपना योगदान दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। स्टूडेंट्स, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था 1916 से 1921 के बीच में, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया था, जिसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मिली थी। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि जिसमें कि बाद में रॉल्ट एक्ट की भी बात की गई है कि रॉल्ट एक्ट पास किया गया था, ठीक है जी, रिप्रेसिव रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है जी। तो जो रॉल्ट एक्ट था ये आप लोगों को डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है स्टूडेंट्स लेक्चर में, ठीक है। तो रॉल्ट एक्ट
एक ऐसा काला कानून था जिसके खिलाफ कि गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था, रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। इसके अलावा 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिसमें कि कई सौ लोग, लगभग 450-500 लोग जो है जलियांवाला बाग में, जिनके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, ठीक है, गोलियां चलवाई और बहुत से निर्दोष लोग वहाँ पर मारे गए थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, वैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। एज इट इज़ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैडलर कमीशन एजुकेशन को लेके, एजुकेशन की डेवलपमेंट को लेके जो एक कानून बिठाया गया, सैडलर कमीशन, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में, 1920 में जो है शुरू हो चुकी थी, ठीक है जी। तो 1916 से लेके 1921 का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनता है कि रॉल्ट एक्ट कब आया था, ठीक है जी, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सैडलर कमीशन जो था वो किस चीज़ के लिए था, एजुकेशन के लिए, किसके टाइम पर आया था, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लो एक बार, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया था जी लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड कितना है, 1921 से लेके 1926 के बीच में। स्टूडेंट्स लॉर्ड रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था, और चौरी चौरा इंसिडेंट जो था बेसिकली उसमें इंडियन पुलिसमैन्स एक पुलिस स्टेशन में मर जाते हैं, जिनको की जो मॉब थी, जो चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है, वहाँ पर जो भीड़ थी जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ से मार्च कर रही थी, वो भीड़ पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है, जिसके बाद की अंग्रेज़ क्या करते हैं, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सप्रेस करने की बात करते हैं, दबाने की बात करते हैं, और गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी जो हैं वो इस मूवमेंट को वहीं पर रोक देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स स्वराज पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके ये स्वराज पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी से अलग पार्टी थी, ठीक है। इनकी अपनी डिमांड्स थी कि हमको अब पूर्ण स्वराज, अंग्रेज़ों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये पार्टी वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको CPI भी कहते हैं, आज भी एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, ये पार्टी साउथ इंडिया में है, ठीक है जी। तो इसके फाउंडर कौन थे, MN रॉय, जिन्होंने कहा था कि हमारे पास अपने देश का संविधान होना चाहिए, और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात श्री MN रॉय जी ने ही कही थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है स्टूडेंट्स काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी जो है इट्स नेम ऑफ प्लेस, काकोरी जो जगह है ये लखनऊ से पहले एक स्टेशन आ जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक इलाका है काकोरी। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सत्येंद्र नाथ सन्याल और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने मिल के अंग्रेज़ों की ट्रेन लूटी थी। अंग्रेज़ों की ट्रेन इन द सेंस मीन स्टूडेंट्स, जिसमें अंग्रेज़ों के हथियार और उनका मनी ऑर्डर आ रहा था। लगभग 8,000 रुपये थे अंग्रेज़ों के जो इस ट्रेन में आ रहे थे। तो जैसे ही क्रांतिकारियों को पता चलता है कि ये सब हो रहा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक प्लान बनाते हैं कि हमने अंग्रेज़ों की इस ट्रेन को लूटना है और अपनी जो हमारी पार्टी है उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, ठीक है, जिसके बाद अंग्रेज़ हैरान हो जाते हैं कि किसने ये चलती हुई ट्रेन ऐसे लूटी, ठीक है। और मतलब कि किसको ये सब कुछ पता था कि इस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो है सारा सामान आता है, ठीक है, इसमें। तो फिर अंग्रेज़ इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं पता लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यंग्स हिल्टन कमीशन, ये जो यंग्स हिल्टन कमेटी है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये यंग्स हिल्टन कमेटी क्या थी, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यंग्स हिल्टन कमेटी जो थी ये
करेंसी नोट्स को लेके कि इंडिया में जो करेंसी प्रिंट हो रही है उस चीज़ को लेके थी, और करेंसी का एक स्टैंडर्डाइज गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर जो फॉर्म ऑफ एक्सचेंज रेट जो होता है वो उसको स्टैंडर्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को यूज़ किया। और बाद में यंग्स हिल्टन जो है आरबीआई के लिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बनाया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आगे देखो लॉर्ड इरविन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, जिस टाइम लॉर्ड इरविन इंडिया का वाइस रॉय था, ठीक है। कब आया था? 1928 में। क्यों आया था? जो रॉल्ट एक्ट लागू किया था अंग्रेज़ों ने, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, और दोबारा आगे उसी को ही कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, इन चीज़ों को देखने के लिए भारत आया था साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ नेहरू रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? 1928 में साइमन कमीशन के ही खिलाफ। साइमन कमीशन भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, मतलब वही संविधानिक चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है, भारत आया था, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट जो थी ये मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें कि लोगों के बेसिक राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रखे थे गवर्नमेंट के आगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में होता है, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 1931 को होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात होती है, और कांग्रेस पार्टी अपना जो हमारा ट्राई कलर, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, और 26 जनवरी 1930 से जो है हर साल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, और कहते हैं कि हम हर साल जो है इंडिपेंडेंस डे आज ही के दिन सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। देन सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था स्टूडेंट्स। 1930 में किसका टाइम पीरियड था? लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वाइस रॉय था, आपको पता होना चाहिए। गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, जिसको कि डांडी मार्च भी कहा जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ये इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, डांडी इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, डांडी विलेज से जो मतलब कि ये शुरू किया गया था। और सॉल्ट सत्याग्रह, अंग्रेज़ों ने नमक पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से नमक नहीं ले सकते हो, ठीक है, कोस्टल एरिया से कच्चा नमक नहीं उठा सकते हो, तो आपको वो परचेज़ ही करना पड़ेगा अंग्रेज़ों से, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है। और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है कब? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, गांधी पैक्ट होता है, ठीक है जी, जिसमें कि लॉर्ड इरविन कहता है कि आप हमारे खिलाफ जो भी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट चला रहे हो इनको रोक दो, ठीक है, और बदले में हम जितने भी आपके जो फ्रीडम फाइटर्स, जिन प्रिजनर्स को हमने जेल में डाला हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल जो जेल में हैं, ठीक है, उन सबको रिहा कर देंगे, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने मिलके, दोनों ही पहले कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक है, दोनों ही एक अपनी नई इंडिपेंडेंस इंडियन लीग बनाने की बात करते हैं, एक अपनी अलग से पार्टी बनाने की बात करते हैं। तो दोनों ने मिलके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग नाम की एक पार्टी गठन की थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड है 1931 से 1936 के बीच में, ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, एक कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया था। कम्युनल अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड। ये कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, इंडिया में कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर देता है, कहता है जी इंडिया में जितनी भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ठीक है, और स्पेशली जो डिप्रेस्ड क्लास लोग हैं, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट चुनने का अधिकार है। मतलब कि अब जो डिप्रेस्ड क्लास लोग हैं वो अपने डिप्रेस्ड क्लास अपनी ही कम्युनिटी में से एक अपना लीडर चुन सकते हैं और उसी को वोट डाल के इलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है जी। तो इस चीज़ का गांधी जी को बहुत दुख होता है। उस टाइम गांधी जी यरवड़ा जेल में होता है पुणे की, तो फिर जाके वहाँ पर उनके पास जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, अंबेडकर जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि हम जो है कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करेंगे और आपके साथ देश को आज़ाद कराने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो इंसिडेंट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने हिस्ट्री के लेक्चर में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो नाम से याद रखना, गो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट इसी के टाइम पे हुआ था। लिनलिथगो का ये जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब बीच में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी। 1939 से 1945 जो है ना, ये टाइम पीरियड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही 1942 में गांधी जी कह रहे हैं कि हमको अब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट करना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दो। डू एंड डाई का नारा दिया, ठीक है, डू और डाई। डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 1943 मुस्लिम लीग सेलिब्रेट्स पाकिस्तान डे। जो मुस्लिम लीग के नेता हैं, जो मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग पाकिस्तान डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें इंडिया से एक अलग कंट्री बनानी है, पाकिस्तान। उन्होंने अपना नाम भी डिसाइड कर लिया कंट्री का और अपनी लोकेशन भी डिसाइड कर ली। कहते जी जहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम रह रहे हैं उस प्लेस को डिक्लेयर कर दो मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री, ठीक है जी। तो ये लोग पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करने पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है जी क्रिप्स मिशन इन 1942। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक अंग्रेज अफसर था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से भारत आता है, ठीक है, जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन भारत आता है इंडिया से हेल्प मांगने के लिए कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर दो, हमें मदद करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बदले में हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। मतलब कि जो भी प्रोविंसेस में जो राइट्स होंगे, जो अधिकार होंगे, जो रूल्स होंगे, वो सब इंडियंस के होंगे, ठीक है। लेकिन भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को गांधी जी ने ठुकरा दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी ठुकरा दिया। कहते जी ये तो बात गलत है, ठीक है, आप लोग देश छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई, ठीक है, दे फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर बाद में इसी फॉरवर्ड ब्लॉक के ज़रिए वो अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। उन्होंने अपनी सेना बना दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रिप्स मिशन आता ही भारत इसलिए है, ये जापानीज़ भी इंडिया के ऊपर वॉर जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको भी जापानीज़ का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। उनकी जो आर्मी थी उनको बर्मा म्यांमार में, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर उनकी आर्मी थी, बहुत बड़े लेवल पे जापानीज़ उनको एम्यूनेशन, आर्म, पैसा बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई करते हैं कि हम जो है इंडियंस को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इंडियंस जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ इजीली लड़ पाएंगे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया देश की आज़ादी में, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड है 1943 से 1947 के बीच में। लॉर्ड वेवल को एज अ वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड वेवल ने वेवल प्लान क्या था? लॉर्ड वेवल ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कि कहा गया कि अब जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है जी, या जो इंडिया की जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो इनके कैबिनेट्स हैं, जो कैबिनेट मंत्री होंगे सारे के सारे इंडियंस होंगे, कोई भी अंग्रेज नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन जो कमांडर इन चीफ होगा वो ब्रिटिशर होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ब्रिटिशर्स भी होंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हम लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन क्या था? इसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स फिर से भारत आता है, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, ये अंग्रेज अफसर थे, ये सब भारत आते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से इंडिया आते हैं और बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की कि भारत को हम कम्प्लीटली आज़ाद कर देंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा विरोध करती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं आपने तो जी हमारे लिए अलग देश की बात की नहीं, अलग से पाकिस्तान होगा, मुस्लिम्स के लिए कोई कंट्री होगी, ये तो बात हुई नहीं।
और यहीं पे ही मुस्लिम्स जो हैं जिन्ना ऑर्डर कर देता सबको कि डायरेक्ट एक्शन प्लान कर दो। डायरेक्ट एक्शन प्लान कुछ नहीं था, जगह जगह बंगाल में, ठीक है, जो आज की डेट में जो ईस्ट, बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, आज की डेट में जो बांग्लादेश है, वहाँ पर सब जगह, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, ठीक है जी, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सम पार्ट ऑफ पंजाब, बहुत सारे प्लेसेस पे डायरेक्ट एक्शन प्लान में रायोट्स शुरू हो चुके थे, ठीक है, जगह जगह पर दंगे शुरू हो चुके थे। तो ये था मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन प्लान कि हमको जी एक अलग सेपरेट नेशन चाहिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वेवल के बाद अगला जो था लॉर्ड माउंटबेटन, जून 3 प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये अंग्रेज अफसर को भारत भेजा जाता है कि जाओ, अब टाइम है, इंडिया को आज़ादी देकर आओ, डिक्लेयर करके आओ कि इंडिया एक फ्री कंट्री है, ठीक है, और इंडिया से अपनी फोर्सेस, अपनी सेटलमेंट्स वापस बुला लो। जैसे आप कह सकते हो कि यूएसए ने अफ़गानिस्तान से यूएस फोर्सेस वापस बुला ली हैं, ठीक है, 20 साल बाद। तो ऐसे ही लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत आता है और इसके टाइम पे रेडक्लिफ कमीशन बैठता है। रेडक्लिफ क्या है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, उस लाइन का नाम क्या है, उस बाउंड्री का नाम है रेडक्लिफ। तो आपको पता होना चाहिए रेडक्लिफ कमीशन कब बैठा था, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे। रेडक्लिफ क्या है, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। और लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास किया, पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भेजा, वहाँ से बिल पास होके आता है और 15 अगस्त को जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो पे डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से भारत एक आज़ाद देश है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देते हैं, 14 अगस्त शाम को पाकिस्तान को डिक्लेयर करते हैं और देर रात 12 बजे के बाद फिर 15 अगस्त लग जाती है, 15 अगस्त को जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से इंडिया आज़ाद है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज़ादी मिलती है। फिर देश आज़ाद होने के बाद कुछ समय तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ही रहता है। देन उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है जी। इनको जो है कुछ समय के लिए इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। देन सी राजा गोपालाचारी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी स्टूडेंट्स। जैसे कि हम गांधी जी को मानते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में सी राजा गोपालाचारी को मानते हैं, ठीक है। इनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, तो इन्हीं को ही जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बनाया जाता है, सी राजा गोपालाचारी को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब प्रॉपरली इंटीरियम गवर्नमेंट बनती है, फिर देश के संविधान को बनाने का काम तेज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको सारे आज इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे जो भी हमने वाइसरॉय ऑफ इंडिया के डिस्कस किए, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखो, ठीक है, रिवाइंड करके देखो, और इस लेक्चर की PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन, गुड बाय।